नमस्कार। क्या दुनिया को सच में कुछ लोग पर्दे के पीछे से कंट्रोल करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से लोग पूछते आ रहे हैं। आज हम इसी रहस्य की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसकी एक कड़ी जुड़ती है एक बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही कुख्यात नाम से, जेफरी एप्स्टीन। तो कहानी की शुरुआत होती है जेफरी एप्स्टीन से। एक ऐसा नाम जिसकी मौत और उसकी एप्स्टीन फाइल्स ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। ये फाइल्स मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट। और सवाल बस एक ही था कि आखिर ये आदमी काम किसके लिए कर रहा था। और यही बात सबसे अजीब है। एप्स्टीन कोई जीनियस नहीं था, कोई बड़ा थिंकर या लीडर भी नहीं। तो फिर इतना पावरफुल कैसे बन गया? उसकी एक ही खासियत थी। वो उन लोगों के लिए वो काम करता था, वो रिस्क लेता था जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग खुद कभी नहीं ले सकते थे। वो कह सकते हैं उनका सबसे जरूरी मोहरा था। तो सवाल फिर वहीं आ जाता है, अगर एप्स्टीन सिर्फ एक चेहरा था, एक मुखौटा, तो असली खिलाड़ी कौन थे? कौन थे वो लोग जो पर्दे के पीछे से डोर खींच रहे थे? और इसका जवाब हमें सीधे ले जाता है सीक्रेट सोसाइटीज, यानी गुप्त संस्थाओं की दुनिया में। अब इस पूरे मकर जाल को समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा, दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे असरदार सीक्रेट सोसाइटी तक, जिसकी परछाई आज भी दुनिया पर पड़ती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्री मेसन्स की। देखिए, फ्री मेसन्स को ना अक्सर सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ का तोंद गणेर माना जाता है। कई थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि इनका असर इतना गहरा है कि अमेरिकी डॉलर पर जो निशान है वो भी इन्हीं के हैं। और इनका सबसे बड़ा मकसद एक विश्व सरकार बनाना, जहां देशों की सीमाएं खत्म हो जाएं। इस ऑर्गेनाइजेशन की असली ताकत का अंदाजा लगाना है ना, तो बस इनके मेंबर्स की लिस्ट देखिए। जॉर्ज वॉशिंगटन, मोजार्ट, स्वामी विवेकानंद, मार्क ट्वेन, यहाँ तक कि दुराबजी टाटा। जरा सोचिए, इतिहास के सबसे बड़े बड़े नाम इस सोसाइटी का हिस्सा थे। इससे पता चलता है कि इनकी पहुंच कहाँ तक थी। इनका हिस्सा बनना भी कोई मामूली बात नहीं है। मास्टर मेसन बनने की जो रस्म है वो काफ़ी, कह सकते हैं, डरावनी और साइकोलॉजिकल है। सोचिए, आंखों पर पट्टी, गले में फंदा डालकर एक तरह से सांकेतिक मौत का अनुभव कराया जाता है। और फिर होता है पुनर्जन्म। इसके बाद उस इंसान की वफादारी किसी देश या कानून के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस सोसाइटी के महान वास्तुकार के लिए होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि फ्रीमेसन्स ही असली इल्यूमिनाटी हैं, या ये कहानी की सिर्फ एक परत है और असली पावर सेंटर कहीं और बहुत बहुत ज्यादा गहराई में छिपा है? लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। फ्रीमेसन्स तो इस पजल का सिर्फ एक टुकड़ा है। सत्ता का ये जो जाल है ना, ये कई और छोटे बड़े और भी ज्यादा सीक्रेट ग्रुप से मिलकर बना है, और हर किसी का काम करने का अपना अलग तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं बिल्डरबर्ग ग्रुप की। कल्पना कीजिए, हर साल दुनिया के 130 सबसे पावरफुल लोग, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स, टॉप सीईओज, प्रेसिडेंट्स, एक बंद कमरे में मिलते हैं। अंदर क्या बात होती है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं। थ्योरीज के मुताबिक दुनिया के बड़े बड़े फैसले असल में यहीं लिए जाते हैं। फिर नाम आता है येल यूनिवर्सिटी की बदनाम सोसाइटी स्कल एंड बोन्स का। इनका वफादारी पक्की करने का तरीका है ब्लैकमेल, या जिसे कॉम्प्रोमात कहते हैं। कहते हैं कि नए मेंबर्स को एक ताबूत में लिटाकर अपने सबसे गहरे सेक्सुअल सीक्रेट्स बताने पड़ते हैं, ताकि उन पर हमेशा के लिए कंट्रोल रखा जा सके। कितना अजीब है ना। अगला ग्रुप है ओपस डेई। ये कैथोलिक चर्च के अंदर का ही एक बहुत पावरफुल और सीक्रेट ग्रुप है। इनके सदस्य डिसिप्लिन के लिए खुद को दर्द देते हैं। वो अपनी जांघ पर सिलिस नाम का एक कांटेदार मेटल बैंड पहनते हैं, यहाँ तक कि खुद को पोरों से भी मारते हैं। और इतिहास में देखें तो मिलता है हेल फायर क्लब। ये 18वीं सदी का एक क्लब था अमीरों के लिए, जहां अनैतिकता और डार्क रिचुअल्स, मतलब अजीबोगरीब पूजा पाठ, सब चलता था। और कई लोग मानते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का जो आइलैंड था वो इसी हेल फायर क्लब का एक मॉडर्न और कहीं ज्यादा खतरनाक वर्जन था। इस क्लब का सिर्फ एक ही रूल था, एक ही मोटो, डू व्हाट दाउ विल्ड, मतलब जो तुम्हारा मन चाहे वो करो। तो हमने बिल्डरबर्ग देखा, स्कल एंड बोन्स देखा, ओपस डे, ये सब ऊपर से तो अलग अलग लगते हैं, है ना? लेकिन इन सबको एक ही चीज जोड़ती है, कंट्रोल। और कंट्रोल करने के इनके तरीके बहुत साइकोलॉजिकल हैं। आप देखेंगे कि इन सब ग्रुप्स में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे बहुत ज्यादा सीक्रेसी, वफादारी की कस्में और ये अजीबोगरीब रस्में। पर ये रस्में सिर्फ ड्रामा नहीं है, ये असल में साइकोलॉजिकल हथियार हैं। ये मेंबर्स के अंदर एक
शेयर्ड गिल्ट मतलब एक साझा अपराध बोध पैदा करती हैं ताकि वो हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधे रहें। तो तरीका कोई भी हो, मकसद एक ही है। स्कल एंड बोन्स सेक्सुअल सीक्रेट से ब्लैकमेल करता है। ओपस डे खुद को दर्द देकर वफादारी हासिल करता है। और एप्स्टीन का आइलैंड, वहाँ तो साथ मिलकर किए गए गुनाहों के जरिए लोगों को पूरी तरह से अपना गुलाम बना लिया जाता था। और थियोरीज के मुताबिक इस पूरे स्ट्रक्चर के टॉप पर एक और भी छोटा और भी सीक्रेट सर्कल है जिसे कहते हैं मसोनिक 12। सिर्फ 12 लोग। कहा जाता है कि ये वो 12 लोग हैं जिनके हाथ में पूरी दुनिया की इकोनॉमी की चाबी है। तो ये सारे अलग अलग टुकड़े मिलकर आखिर क्या तस्वीर बनाते हैं? चलिए अब इस पूरे अनदेखे सिस्टम को, इस हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं। और जो फाइनल थ्योरी है वो इन सबको एक साथ लाकर जोड़ देती है। वो ये कहती है कि ये ग्रुप्स एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, बल्कि ये सब एक ही बड़े मकड़जाल का हिस्सा हैं। एक पावरफुल इंसान एक ही वक्त पर कई ग्रुप्स का मेंबर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो एक ग्रुप का बॉस है वो किसी दूसरे उससे भी बड़े ग्रुप में सिर्फ एक मिड लेवल मैनेजर हो। ये है पावर का वो अनदेखा स्ट्रक्चर। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है कि अगर ये सारे पावरफुल ग्रुप्स आपस में जुड़े हैं और पावर की हर लेयर के नीचे एक और लेयर है, तो फिर बिल्कुल टॉप पर, सबसे ऊपर कौन बैठा है या क्या बैठा है? और शायद यही दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है।